बात करेंगे कि हर शख्स का ख्वाब होता है कि उसका अपना घर हो, अपनी छत हो। ख़ास तौर पर वो लोग जो किराए के मकानों में ज़िंदगी गुजार देते हैं, वो तो सिर्फ सोच ही सकते थे कि शायद कभी ऐसा होगा, लॉटरी निकलेगी और तो फिर हम घर बना पाएंगे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि मुमकिन हो रहा है। बड़ी तादाद में जो है लोगों की दरख्वास्तें आ रही हैं और बड़ी तादाद में लोगों को लोन भी दिया जा रहा है और बहुत ही कम रेट्स पे दिया जा रहा है। पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है और ये अगर कहा जाए कि गेम चेंजर है तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। बिल्कुल ये गलत नहीं होगा। लेकिन अब देखें हमारे मुल्क की हम तो तुमने कहा कसीर आबादी अपनी छत की नेमत से महरूम भी थी। अब महंगाई की अगर बात करें तो इस मौजूदा दौर में एक आम और गरीब आदमी के लिए घर बनाने का तसव्वुर भी नहीं वो कर सकता था। मगर अब जिस तरह से मौजूदा हुकूमत है, उसने हाउसिंग मनसूबे के बाद से आम आदमी भी ये सोच रहा है कि वो अपनी जो है ना छत हासिल कर सकेगा, उसका जो ख्वाब है वो पूरा उसको होता दिखाई दे रहा है। और इस हवाले से अहम पेशरफ्त ये हुई है कि हुकूमत की मकानात की ख़रीदारी और तामीर के लिए जो कर्ज़ों की स्कीम है उसके तहत कर्ज़ों का इजराब तेज़ हो गया है। हाँ, और बिल्कुल ऐसा ही है। हम स्टेट बैंक की जानिब से भी देख रहे थे कि इस तरह की प्रेस रिलीज़ भी सामने आई थी कि बड़ी तादाद में लोग हैं जो रब्ता करें। अच्छा, कुछ आसानियाँ हैं इसके अंदर जो हम आपको बताएंगे और फिर तेज़ी कितनी आई है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। कि आसानियाँ ये थी, आपके पास तो आपकी सैलरी स्लिप नहीं है, नहीं आपका तो बैंक रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि आपको दिया जाए। इतनी आसानी कर दी गई है कि अगर एक शख्स रिक्शा भी चला रहा है वो भी ये लोन ले सकता है। और आपको वो जो इतने ज़्यादा पलंदे होते थे कि जी कि ये भी आपको चाहिए, अटेस्टेशन चाहिए, ये भी आपको चाहिए, तो उसको इतना आसान कर दिया गया है प्रोसेस को कि आम आदमी, हम हकीकी तौर पर आम आदमी की बात कर रहे हैं, मिडिल क्लास से भी नीचे की ख़ास तौर पे मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ। वैसे तो मिडिल क्लास का भी ख्वाब ही रहता है कि अपना घर हो सके, ख़ास तौर पे जब भाई अलहदा हो रहे होते हैं ना, तो एक घर होता है उसको बांटते हैं, दूसरे घर के लिए सारी उम्र मेहनत करते रहते हैं। हमने बात करनी है तर्जुमान नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी आसिम शौकत साहब हमारे साथ मौजूद। आसिम साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। बड़ा बेहतरीन ये मनसूबा है और लोगों की सबसे ज़्यादा क्वेरीज जो है ना वो हमें भी इसी मनसूबे के हवाले से आती हैं क्योंकि सब लोग अपनी छत चाहते हैं। बेशक। आप क्या देख रहे हैं कि क्या ट्रेंड है? जिस तरह से बड़ा प्रेशर आ गया था बैंक्स पे कि लोगों की जो है बहुत ज़्यादा दरखास्तें आ रही थी, तो क्या उसमें कोई दरखास्तें निपटाने में डिले तो नहीं हो रहा? अच्छा देखें, पहली चीज़ तो बहुत शुक्रिया, बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू आपने हाईलाइट किया। ये बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसे सोचा गया है कि लोगों को किराए की झंझट से निकाल के उनको मालिकाना हुकूक पर घर दिए जाएं। और आपने ये कहा ना अपने इंट्रो में कि लोग सोचते थे कि शायद लॉटरी ही निकले। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि बफज़ल खुदा अवाम की लॉटरी निकल आई है। अच्छा, उसमें ये बात ठीक है, जब कोई चीज़ पहली दफ़ा होती है ना तो उसको अंडरस्टैंड करने में, उसको डाइजेस्ट करने में और उसको लर्न करने में, इसे कहते हैं एक एवोल्यूशन के प्रोसेस से सब गुजरते हैं। लोग भी समझेंगे और डेफिनेटली बैंक्स भी लर्न करेंगे। इस वक्त हमारे पास 154 बिलियन रुपीज़ की रिक्वेस्ट आई है बैंक्स के पास। उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह 59 बिलियन रुपीज़ जो हैं वो अप्रूव हो चुके हैं। और जो डिसइंबर्समेंट का प्रोसेस है वो कंटिन्यूस है कि जिस तरह आपकी परचेजिंग हो रही है, जिस तरह कंस्ट्रक्शन के फेजेस आ रहे हैं, उस तरह पैसे जो हैं वो डिसइंबर्स होते जा रहे हैं। एग्जैक्टली। लेकिन अब देखें आसानियाँ क्या क्या हो रही हैं, किस तरह। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 8000 ब्रांचेज़ हैं, 8000 बैंक ब्रांचेज़ हैं जो एप्लीकेशन रिसीव कर रहे हैं। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का बड़ा कंसर्न था कि ये जो जिस तरह अभी आपने कहा कि जो फॉर्म होता है लोन एप्लीकेशन का, ये बड़ा मुश्किल और कम्बरसम और लेंथी वो होता है, इसको आसान किया जाए। इसके ऊपर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और नेफ्डा ने बड़ी मेहनत की है और एक सिंगल पेज फॉर्म जो है निहायत सादा वो इंट्रोड्यूस कराया गया है ताकि किसी के लिए भी ये कोई इतना लंबा चौड़ा और वो मुशक्कत ना हो, उसमें वो करवा सके। फिर टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। फिर आप देखें कि हमने जो इनफॉर्मल इनकम है उसको असेस करने के लिए एक सिस्टम बनाया। जिस तरह अभी हमजा ने बताया कि लोअर मिडिल क्लास में या मिडिल क्लास में तो हम लोग आते हैं ना जिनकी सैलरी स्लिप होती है। एक और क्लास है जो अर्न कर रही है लेकिन उसकी सैलरी स्लिप कोई नहीं है। वो जिस तरह अभी आपने एग्जांपल दी, और उनका शायद हमसे भी ज़्यादा ख्वाब हो कि घर बनाना है, उनको असेस करने के लिए बाकायदा एक मैकेनिज्म डिवाइस किया गया है जिसमें आपके प्रॉक्सीज और एसेट्स हैं कि किराया आप कितना दे रहे हैं, यूटिलिटी बिल्स कितने दे रहे हैं, बच्चों की स्कूलों की फीसें कितनी दे रहे हैं इसमें। लेकिन द गुड थिंग इज़ कि शुरू में जो कर्जे अप्रूव हो रहे थे उनकी रेशो और जो कर्जे डिसइंबर्समेंट जिनकी हो रही थी उनकी कम थी। जैसे जैसे हम लर्न करते जा रहे हैं, जैसे जैसे ये प्रोसेस इवॉल्व हो रहा है, अगर सिर्फ आप अगस्त में देखें तो तकरीबन 3.8 बिलियन रुपीज़ के जो कर्जे हैं सिर्फ एक माह में डिसबर्स हुए हैं। आसानी, क्योंकि लोगों का बहुत ज़्यादा कंसर्न, कम से कम कर्जा अपने घर के लिए कितना ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितना ले सकते हैं?
अच्छा देखें, जो माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग में टीयर 0, मैंने शायद पिछली दफ़ा जिक्र किया था कि 4 टीयर्स में डिफाइन किया है हमने तमाम सिस्टम को। टीयर 0, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। टीयर 1 में हम लो कॉस्ट हाउसिंग यूनिट देते हैं। ठीक है। टीयर 0, टीयर 2 और टीयर 3 में हम दूसरे लोगों को कैटर करते हैं। जो टीयर 0 है उसके अंदर हम सबसे कम कर्जा दे रहे हैं, जो बिल्कुल गरीब लोगों को, जो कि अब इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको खुशखबरी सुनाने जा रहे हैं कि ऑलमोस्ट सूद से पाक है, 20 लाख तक कर्जा मिलेगा। 20 लाख तक। उसके बाद टीयर 1 को अगर लो कॉस्ट हाउसिंग यूनिट को हम 1 मिनट के लिए साइड पे करें तो टीयर 2 और टीयर 3 में मिडिल क्लास लोगों को कैटर किया जा रहा है, जो आपकी हमारी तरह अर्न जरूर करते हैं, अच्छी सैलरीज भी हैं, बट दे कैन नॉट अफोर्ड टू हैव अ लम सम अमाउंट, वो इकट्ठा नहीं कर सकते। उसमें 5 मरले के लिए 60 लाख रुपए कर्जा दिया जा रहा है जी। पहले 5 साल में तकरीबन 5% के ऊपर और दूसरे 5 साल में 7% के ऊपर, जबकि मार्केट में ये रेट 11-12% है। इसी तरह 10 मरले के लिए जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो सैलरीड क्लास हैं, उनको 1 करोड़ तक का कर्जा दिया जा रहा है। अच्छा। उसमें वो अपना प्लॉट खरीद कर बना सकते हैं, बना बनाया घर खरीद सकते हैं, फ्लैट खरीद सकते हैं, जितनी उनकी गुंजाइश है उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है कि वो अपना अच्छा, घर बड़े शहरों के अंदर देखें ना सर, वो है कि जी कि आपको प्लॉट ही 70 लाख का मिल रहा है, 1 करोड़ रुपया आपको लोन मिल रहा है, अब आपको ऊपर से 30-40 लाख रुपया भी चाहिए कि जो आपने लगाना है। तो क्या ये हो सकता है कि वो कहे अच्छा मेरे पास 30 लाख रुपया है, या किसी के लिए भी जिसकी भी ये पोजीशन है, किसी के पास 5 या 10 है, वो कहे जी ऊपर वाला मैं डाल लेता हूँ, फिर भी मुझे आप लोन दे दें, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा? नहीं, मैं आपकी बात मैंने गेट नहीं किया। लाइक एग्जैक्टली कि जी आपको 70 लाख का तो प्लॉट आएगा, एक शख्स के पास कुछ भी नहीं है ना, उसने प्लॉट भी लेना है, ऊपर घर भी बनाना है। बड़े शहर के अंदर हमें पता है कि महंगे प्लॉट्स हैं, 10 मरले की आपने बात की थी, उसमें होता यह है कि उसका खर्चा तो शायद वो 140-150 तक चला जाएगा, लेकिन बैंक कहेगा आप बाकी किधर से पूरा करेंगे, उसका क्या प्रोसीजर? अच्छा देखिए, ये थोड़ा सा एक ऐसा आपने केस बना दिया कि मेरा ख्याल है कि ये दोनों एंड पे लोगों को अपनी अपनी चादर देखनी चाहिए। अब 70-80 लाख का जो प्लॉट है ना, वो बड़े शायद प्रिविलेज और पॉश एरियाज में आए, या तो फिर आप थोड़े से अपने स्टैंडर्ड नीचे करें, या फिर लो कॉस्ट हाउसिंग यूनिट में आ जाएं। लो कॉस्ट हाउसिंग यूनिट में 5 मरले का घर आपको तकरीबन 27 से लेकर 29 लाख के दरमियान तैयार मिल रहा है। अगर आप उसमें आ जाते हैं तो ठीक है, वरना आपने ये कोशिश करना है कि अगर आपके पास कुछ थोड़ा सा अपने पैसे हैं, 20-25 लाख हैं, बाकी आपके पास कुछ और एसेट्स हैं, कर करा के करोड़ एक रुपया आपको बैंक से मिल जाता है, तो आप एक प्रोसेस इनिशिएट ज़रूर करें, ताकि आहिस्ता आहिस्ता और वो जो है आपको अपनी छत मिल जाए, बजाय इसके कि आप कहें कि जनाब मैंने पहले ही गो में मर्सिडीज लेनी है। आप कोशिश करें कि आप साहिब गाड़ी हो जाएं, ना कि आप कहें कि मैं साहिब मर्सिडीज ही हूं। अपग्रेड आप करते रहें। सबसे बड़ी बात यह है कि आप किराए से जान छुड़ाएं और अपने घर में जाएं। तो दिस इज द जिस्ट। आसिम साहब, एक दफ़ा क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी होते क्वेश्चन करते हैं हम कैसे अप्लाई करें, अभी तक लोगों को नहीं समझ आ रहा, थोड़ा सा इस प्रोसेस के बारे में बता दीजिए। अच्छा, 2 एप्लीकेशंस हैं, एक तो है लो कॉस्ट हाउसिंग यूनिट के लिए, वो तो जब रजिस्ट्रेशन 2 रजिस्ट्रेशन हो चुकी हैं, तीसरी रजिस्ट्रेशन बहुत जल्द ओपन होने जा रही है। वो हम कोशिश करेंगे, दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करें कि आप हमें टाइम दें, जिसके अंदर हम बाकायदा उसको डेमो भी देंगे, किस तरह लोगों की आसानी के लिए वो करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्यूरी है। हम सस्ते घर के लिए अप्लाई करना इंशाल्लाह करेंगे, पूरे मुल्क में सस्ते घर जो हैं वो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उस करेंगे। एक जो है अब आपके बैंकिंग कर्जे के लिए, दिस इज कॉल्ड GMSS, गवर्नमेंट मार्कअप सब्सिडी स्कीम। इसके लिए मैंने बताया कि 8000 पूरे मुल्क में बैंक हैं जो एप्लीकेशंस रिसीव कर रहे हैं। उसके अंदर बैंकिंग सेक्टर जो है वो बहुत एफर्ट कर रहा है। स्टेट बैंक नहीं, आपका अकाउंट होना जरूरी है उस बैंक में? अच्छा नहीं, ये जरूरी नहीं है, आपका अकाउंट खुल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको वहां पर हेल्प डेस्क बनाए जा रहे हैं, जो स्पेशल फोकल पर्सन्स इंट्रोड्यूस करे गए हैं, हायर किए गए हैं, जो आपको गाइड करते हैं। फिर आपके लिए कंप्लेंट पोर्टल लॉन्च किया गया है, अगर कोई आपको सही तरह टैकल नहीं करता। फिर एक हेल्पलाइन है, तमाम बैंकों की मुश्तरका हेल्पलाइन है, वो लॉन्च की गई है कि जिस भी किस्म की आपकी कोई क्यूरी है 24/7 आप उसके ऊपर अपना सवाल कर सकते हैं, वो आपको गाइड करेंगे। हेल्प डेस्क हैं, इसके बाद आपको जो एक फोकल पर्सन है, फिर आपका स्पेशल हायरिंग्स हो रही हैं बैंक्स में, एक जो टीम्स हैं वो ट्रेन हो रही हैं, जो आपको रीच आउट करती हैं, आपको गाइड करती हैं, आपके फॉर्म्स को प्रोसेस करती हैं, ताकि 1 माह के अंदर अंदर आपको एवेलुएट करके असेस करके आपको कर्जा दिया जाए, या आपको खामी जो कोताही जो है उसको गाइड किया जाए और हाँ या ना की जाए, आपको ज़्यादा लटकाया ना जाए। कितना प्रोसेस है, कितनी देर में वाकईतन ये एक बैंक ने फैसला
करना है कि यार येस करें या नो करें? अच्छा देखिए, ऑफिशियली इट इज़ नॉट मोर देन 30 डेज। अच्छा, कि 30 दिनों के अंदर अंदर आपको फैसला कर दिया जाए। ये हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं चूँकि बैंकिंग से भी इतने फेमिलियर नहीं होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स कभी कम होते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं, कभी उनकी वेरिफिकेशन, लेकिन कोशिश की जा रही है कि अब सब कुछ डिजिटलाइज किया जाए, ई पोर्टल्स के ऊपर वो किया जाए, वन विंडो किया जाए, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा धक्के ना खाना पड़े, सिंप्लीफाइड किया जाए। एक फॉर्म है, आपको देखते समझ आ जाए क्या रिक्वायर्ड है, क्या मैंने प्रोवाइड करना है, ताकि आप जल्द अज जल्द वो तमाम फॉर्मेलिटीज़ पूरी करें जो बैंक को रिक्वायर्ड हैं, और फिर बैंक अपना प्रोसेस शुरू करे और 30 डेज में आपको जवाब दुरुस्त कह रहे हैं। टाइम कम है, लेकिन एक अहम सवाल जो मुझे समझ आ रहा है कि लोगों का ये सबसे पहला सवाल होना चाहिए कि कितनी किस्त हम माहाना दे रहे होंगे और कितने सालों के लिए ये मैक्सिमम हम किस्त दे सकते हैं, 10 सालों के लिए या 20 सालों के लिए, ये ज़रा बता दीजिए। अच्छा, ये डिफरेंट प्लान्स हैं, आपकी अपने बजट पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और आप कहते हैं मैंने कम से कम मार्कअप पे कर्जा लेना है, तो यू कैन गो फॉर द प्लान फॉर जस्ट 5 years। ओके, दैट इज ओनली फॉर 3% मार्कअप, लो कॉस्ट हाउसिंग यूनिट पे। और अगर आपने अपने घर के लिए कर्जा लिया है तो वो पहले 5 साल के लिए 5% है। अगर आप कहते हैं नहीं ये किस्त ज़्यादा हो जाती है, मेरी तनख्वाह में बाकी मामला भी हैं, घर है, बच्चे हैं, कुछ और चीज़ें हैं, आप 10 साल के प्लान के लिए जा सकते हैं, जिसमें पहले 5 साल 5% है, दूसरे 5 साल 7% है। मजीद आप सोचते हैं कि मैंने किस्त छोटी करनी है, तो यू कैन इवन मैनेज टू गो फॉर 20 years। 20 years इज मैक्सिमम टेन्योर। आप 20 साल के आसान किस्तों के ऊपर अपने घर को कर सकते हैं। देखें ना, या आप ताहयात किसी के घर के कर्ज किराया देते रहें, और या फिर आपके पास ऑप्शन है आप 5 साल में अपने घर में चले जाएं, 10 साल में चले जाएं। और अगर आप समझते हैं कि मुझे कुछ पैसे और भी हैं, कोई पढ़ाई है, कुछ और मामलात हैं, तो आप 20 साल की किस्त कर लें और आप 20 साल में अपना घर बना लें। बिल्कुल ठीक है आसिम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सॉफ्टवेयर पाकिस्तान का पूरी दुनिया में ऐसा ही हो रहा होता है, पूरी दुनिया के अंदर लोग घर ऐसे ही बना रहे हैं। पाकिस्तान में अब ये मॉडल आया है, और अगर आप सोचेंगे यार 20 साल किस्तें देनी पड़ेंगी, कोई नहीं लॉटरी निकल आएगी, तो ऐसा भी हो सकता है कि 20 साल किराया देते रहें और 20 साल बाद आपको समझ लगे काश तब जो है हम लोगों ने अपना घर जो है बना लिया होता, लोन ले लिया होता। इसी को लॉटरी समझते हुए इसके ऊपर काम अभी से शुरू करेंगे तो अगले जो 5 या 10 या 20 सालों में जो है वो आप अपना घर हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे मईशत के हवाले से। किसी भी मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की में बरामदी शोबा कलीदी हैसियत का हामिल होता है, और बरामदात जितनी ज़्यादा होंगी मैशत उतनी मजबूत होगी। बिल्कुल ऐसी, जबकि उनका जो हजम है वो दरामदात के मुकाबले में जिस कदर कम होगा, उसका नतीजा उसी कदर तिजारती अदम तवाज़ुन की शक्ल में सामने आएगा। मुल्क को इसी वजह से मुआशी अदम इस्तेहकाम का सामना भी है। अच्छा, PTI हुकूमत अपने इक़्तिदार के तीसरे साल बरामदात का हजम 25 अरब 30 करोड़ डॉलर तक ले जाने में कामयाब तो हुई है, मगर हुकूमत को अभी मजीद इक़दाम करने भी होंगे। और वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब का भी कहना है कि इस साल बरामदात का हदफ 38 अरब 70 करोड़ डॉलर होगा। बिल्कुल, और पाकिस्तान बरामदात को 40 अरब डॉलर की हदफ तक ले जाने की सलाहियत भी रखता है। उधर हालत ये है कि डॉलर की जो ऊंची उड़ान है वो अभी तक जारी है, और मुल्की रुपया जो है वो डी वैल्यू होता ही जा रहा है, और जिसकी वजह से ये हो रहा है कि महंगाई मजीद बढ़ सकती है। इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। आबिद क़य्यूम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुलैरी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ज़र मुबादला के ज़खायर तारीखी सतह पर होने के बावजूद मुल्क में हम डॉलर की कदर में इजाफे की वजूहात को समझ नहीं पा रहे हैं। अवाम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या बाकी दुनिया में भी यही ट्रेंड चल रहा है? देखिए, एक तो पूरी दुनिया में इस वक्त करेंसीज जो हैं वो डेप्रिशिएट हो रही हैं डॉलर के मुकाबले में। अगर हम पाकिस्तान को देखते हैं तो ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट को मीट करने के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट को मीट करने के लिए, बैरूनी कर्जे उतारने के लिए हैं। जो इस वक्त इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो ट्रेड डेफिसिट है, अगर आप इस माली साल के पिछले 2 महीनों को देखते हैं तो तकरीबन 7.25 अरब डॉलर का इंपोर्ट डेफिसिट है। हमारी इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, जो एक्सपोर्ट है वो बहुत कम है। तो एक तो उन इंपोर्ट्स को पूरा करने के लिए मार्केट से डॉलर जो है वो बाई करना पड़ रहा है। दूसरी बात जो है वो डॉलर पे इस वक्त अफगानिस्तान सिचुएशन की वजह से भी प्रेशर है। कुछ तो डायरेक्टली के जो यहाँ पे डुअल सिटीज़न है पाकिस्तान में, जिनके पास पाकिस्तानी और अफगान दोनों नेशनैलिटीज़ हैं, या जो अफगान पार्टनर्स या अफगान ट्रेडिंग कंपनीज इस वक्त अफगानिस्तान में, तो आपको पता है कि फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी जो है वो सारी की सारी ब्लॉक पड़ी थी। तो अफगान क्राइसिस शुरू होने से पहले ही, 14 अगस्त से पहले ही यहाँ पे डॉलर स्टेक होना शुरू हो गए थे। लोगों ने डॉलर खरीद के रखने शुरू कर दिए थे। उसमें से कुछ डॉलर जो हैं वो अफगानिस्तान जा भी रहे हैं, लीगल इलीगल मीन से कुछ डॉलर जो हैं वो यहाँ पे पड़े हैं। और डॉलर एक ऐसी चीज़ है, जब इसकी कीमत में इजाफा होना शुरू होता है
तो फौरी तौर पे एक पैनिक बाइंग शुरू हो जाती है। तो हर कोई जिसके पास कुछ पैसे होते हैं, रुपए होते हैं, उसकी कोशिश होती है कि डॉलर ले ले, चूँकि रुपया डेप्रिशिएट कर रहा होता है। तो ये 2-3 इसके मुहर्रिकात हैं। और तीसरा ये शायद एक पॉलिसी जो है वो भी हो सकती है, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी के इम्पोर्ट्स का थोड़ा सा जोर कम करने के लिए स्टेट बैंक इस वक्त इंटरफियर नहीं कर रहा। बिल्कुल, स्टेट बैंक तो इंटरफेयर नहीं कर रहा। मेरे साहब, अगर हम बात करें डॉलर की कीमत की, तो उसमें इजाफे का बड़ा असर जो है बैरूनी कर्जों की अदायगी में इजाफे, महंगे दरामदी सामान की शक्ल में भी सामने आता है। हुकूमत इस दबाव से बाहर निकलने के लिए क्या इकदाम उठा रही है? देखिए, जो पॉलिसी मेयर्स होते हैं ना, इनका कोई ना कोई ट्रेड ऑफ होता है। अगर इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो, जैसा कि मैंने कहा कि वो जो उसके पास रिजर्व्स है स्टेट बैंक के, कोई $20 बिलियन के करीब, उनमें से कोई 300-400 मिलियन डॉलर सुबह अगर वो ओपन मार्केट में फेंक देती है, तो आप देखेंगे फौरी तौर पे कि रुपए की कीमत जो है वो बेहतर हो जाएगी, लेकिन स्टेट बैंक के रिजर्व जो हैं वो कम हो जाएंगे। तो अगर इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव देखा जाए तो वो ये है कि इंपोर्ट्स को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जा सकता है कि डिमांड कम हो। अब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा स्टेट बैंक, तो जो अंदरूनी कर्जों पे सूद की अदायगी है वो बढ़ जाएगी। जब अब डॉलर का रेट बढ़ता है तो बैरूनी कर्जे बढ़ जाते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो अंदरूनी कर्जों पे डेट सर्विसिंग जो है वो बढ़ जाती है। सही है, सही है। सलाल साहब, फरमा दीजिएगा कि इस दफ़ा गवर्नमेंट ने मतलब रवां साल के लिए देखिए बरामदात का हदफ भी 38 अरब डॉलर रखा है। क्या मौजूदा सूरत हाल में आप देख रहे हैं कि ये अचीवेबल है? देखिए, इस वक्त चूँकि कमोडिटी प्राइस पूरी दुनिया में हाई है, तो इसका मतलब है पाकिस्तान से भी जो चीज़ एक्सपोर्ट हो रही होगी, एक तो रुपया डेप्रिशिएट होने की वजह से एक्सपोर्टर को थोड़ा सा कंपैरेटिव एज मिल जाता है। दूसरा, जो दुनिया में वैक्सीन रोल आउट हो रही है, इकोनॉमिक और हेल्थ रिकवरी हो रही है, उसी तरीके से जो कमोडिटीज़ की डिमांड है, जो फिनिश गुड की डिमांड है, वो भी बढ़ रही है। तो पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। ना सिर्फ ये कि हमारी ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स, बल्कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में और जो कोविड रिलेटेड जो प्रोटेक्शन है, इक्विपमेंट्स हैं, PPEs वगैरह हैं, उनकी एक्सपोर्ट, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान इस वक्त एक्सपोर्ट कर सकता है। और अगर हम पिछले 2 महीनों की एक्सपोर्ट प्रोग्रेस देखें तो वो उसमें इजाफा नज़र आ रहा है। तो यकीनन एक अच्छा टारगेट ज़हन में होना चाहिए ताकि उस टारगेट के करीब पहुंचा जा सके। अच्छा साहब, स्टेट बैंक के मुताबिक अगस्त में मुसलसल 15वां महीना था कि माहाना तरसीलात ज़र $2 अरब से ज़ायद रही। दूसरी जानिब अगर नुकता यह है कि बैरून मुल्क काम करने वाले पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद को कोरोना के बायस नौकरियां उनको मतलब हाथ धोना पड़ गई, इस हवाले से आपका क्या तज्जिया है? देखिए, ये जो हमारे रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ है वो सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि लोगों की बाहर इनकम बढ़ गई है, बल्कि इसलिए भी हुआ है कि पाकिस्तान फाट ऑफ कंप्लायंस मुल्क बन के, तो जो हुंडी और हवाला और बहुत से जो इनफॉर्मल तरीकों से रेमिटेंसेस आती थी, अब वो सारी फॉर्मल चैनल से आ रही हैं। तो मेरी थ्योरी ये है कि ये रेमिटेंसेस जो हैं मोर और लेस वही हैं। पहले बहुत सी थी जो कि हुंडी, हवाला या इनफॉर्मल चैनल से आती थी, अब वो सारी की सारी चूँकि बैंकिंग चैनल से आ रही हैं, खा वो रोशन डिजिटल अकाउंट है या वो आपके बाकी बैंक्स की जो इंसेंटिव्स हैं, तो बाहर से रेमिटेंसेस भेजने वालों को अच्छा खासा इंसेंटिव मिल रहा है और उसी इंसेंटिव की वजह से हमारी जो रेमिटेंसेस हैं। ठीक है अब्दुल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और पाकिस्तानी मईशत के हवाले से बड़े कंसर्न्स हैं आवाम के भी, ताकि मईशत अगर बेहतर हो रही है तो हम तक उसके असरात आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आवाम तक, और महंगाई में कमी हो, और यही सबसे बड़ी इस वक्त जो है ना आवाम की जानिब से हम देखें तो एक दुहाई सामने आ रही होती है। आगे बढ़ेंगे और कुछ बात करेंगे ग़िज़ाइयत के हवाले से और ख़ास तौर पे बच्चों की ग़िज़ाइयत के हवाले से। और ऐसे कोरोना के दिनों के अंदर माएँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि हमने तो बच्चों को बेहतर खिलाना है, लेकिन बच्चा हमारा जंक फूड से साइड पे ही नहीं हो रहा है, और बच्चे को लगाया किसने था जंक फूड पे, ये हम भूल जाते हैं उसको। बिल्कुल ऐसे ही है, खुद ही हम लोग जंक फूड की तरफ लेके आते हैं। आजकल तो हम देखें तो पेरेंट्स खुद भी जंक फूड शौक से खा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जिस तरह से हर कोई ख्वाहिश तो करता है, पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा जो है वो सेहतमंद भी हो और बड़ा एक्टिव भी हो, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उन्हें अच्छी ग़िज़ा भी दें, और अच्छी ग़िज़ा में क्या क्या होना चाहिए, वो जंक फूड बिल्कुल भी नहीं है। तो अच्छी ग़िज़ा में क्या होना चाहिए अगर वो जंक फूड नहीं है, फास्ट फूड नहीं है, और क्या कभी कभी जंक फूड और फास्ट फूड चल भी सकता है कि नहीं चल सकता? ज़ैनब गोंदल हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। ज़ैनब वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कि हम सारी चाहते हैं कि हम तो जो मर्ज़ी खाते रहे ना, बच्चे हमारे सेहतमंद खुराक के आदी हो जाएं, वो कैसे होंगे सेहतमंद खुराक के आदी?
बच्चों के लिए माओं के कंसर्न्स हमेशा से ही देखे जाते हैं कि वो यही चाहती हैं बच्चे हट्टे कट्टे मोटे ताज़े सेहतमंद नज़र आएँ, लेकिन हमें ये ज़रूर सोचना होगा कि मोटे ताज़े होने में सेहत नहीं होती, सेहत वाकई सेहत होने में होती है। वो एक्टिव है, वो प्रॉपर्ली खा रहा है तो वो वाकई ही सेहतमंद है। लेकिन जैसे ही आपने बात की जंक फूड की, वाकई ही हम जंक फूड पे पहले खुद लगाते हैं और उसके बाद उसके लिए कंसर्न हो जाते हैं कि ये तो कुछ और खाता ही नहीं है। बेसिक हम पहले करते ही हैं, बच्चा रो रहा है इसको चिप्स दे दो, फ्राइज दे दो या कोई भी ब्रांड है वो दे दो, ये पीता रहेगा ठीक रहेगा। और वाकई ही ऐसा होना भी स्टार्ट हो जाता है कि बच्चे के आंसू जो हैं वो उस चीज़ के साथ बिल्कुल ख़त्म भी हो जाते हैं और मुंह पे इतनी बड़ी स्माइल आती है कि उस स्माइल को देखते हुए माँ बाप आदत डाल लेते हैं, खुशी होती है और उसके बाद बिल्कुल, और उसके बाद हम उसके कंसर्न्स में आ जाते हैं कि अब हम इसके लिए क्या करें। पहले तो जो एज होती है 1 to 3 उसमें हम बच्चे को बजाय इसके कि नए फूड्स जो हेल्दी फूड्स हैं उनको इंट्रोड्यूस कराएं, उनकी तरफ एक्टिव लाएं बच्चे को, हम बच्चे को जंक की तरफ लेके जा रहे होते हैं। खुद जंक खा रहे हैं, साथ उसको भी दे रहे हैं, तुम भी ट्राई करो ये कैसा है। और जब बच्चा डिमांड करता है हम कहते हैं कि ये इसके लिए हेल्दी नहीं है। हाँ जी। अब बच्चों को जो भी देना है, जो ट्रेनिंग देनी है वो आपने खुद देनी है, चाहे वो अपनी डाइट से आप दे लें, चाहे अपनी बातों से दे लें, चाहे उसको खिलाने से दे लें। बिल्कुल। अब आजकल ट्रेंड में ये देखा जा रहा है कि कोरोना में हमने देखा ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए बच्चे उठते हैं, पहले तो उठते ही लेट हैं और उठते ही वो क्लास में बैठ जाते हैं और माएँ कह रही होती हैं ये पढ़ नहीं रहा, ध्यान नहीं दे रहा, इसका फोकस नहीं है, शायद टीचर्स नहीं इस पे कंसर्न दे रही, टीचर्स इसको नहीं पढ़ा रही, लेकिन उसका माइंड ही इतना डल है। वो सुबह सुबह उठा, आपने उसकी बॉडी में एनर्जी डालनी थी, वो तो आपने डाली ही नहीं। वो जब तक एनर्जी नहीं होगी वो अपना पुटअप कैसे देगा, वो अपना 100% नहीं दे सकता किसी भी चीज़ के लिए। हम एनर्जी नहीं देते लेकिन हम चाहते हैं कि वो दे 110% अपनी लाइफ में, अपने जो स्कूल के गोल्स हैं, होमवर्क्स हैं, उसको पूरा करें। बिल्कुल। बच्चों की जो एज होती है उसमें हर 3 घंटे के बाद उनके एनर्जी लेवल्स जो हैं वो डाउन चले जाते हैं। अच्छा। हमने उनको वापस से बूस्ट करना होता है। अब वो बूस्ट हमने किस ग़िज़ा से करना है ये सोचना बहुत ज़रूरी है। अच्छा ज़ैनब, ये ग़िज़ा भी आप बताइएगा, लेकिन इसके साथ ये भी बताइएगा कि ट्रेनिंग कब से स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स कहते हैं जब ये बड़ा होगा तो हम इसको आदत हो जाएगी, तब तो फिर आदतें ख़राब नहीं हो जाती जब बड़ा होगा। बच्चे ऐसे ही करते हैं। ये बड़ा एक कॉमन मिसकंसेप्ट है, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, बच्चे ऐसे ही करते हैं। इवन खाने के बजाय उसके बिहेवियर में भी देखा जाए तो भी यही एक कमेंट्स पास किए जाते हैं। लेकिन बहुत सारी रिसर्चेस ये हैं, वो कहती हैं कि 3 साल तक जो बच्चे का या 7 साल तक बच्चे का माइंड डेवलप हो जाता है वो सारी लाइफ उसके साथ चलता है। आप चाहे उसको जैसा इंसान बनाना चाहते हैं वो उसको 3 से 7 साल में बना लें, वो सारी लाइफ वैसा ही रहेगा। जो वो देखता है, वो ऑब्जर्व करता है, जो वो सीखता है, इन सालों में वो सारी लाइफ चलता है साथ। अच्छा। अब बच्चों में हमने देखा होगा, हम लोग बच्चों को मीठी चीज़ें और बाहर की चीज़ें तो देने के लिए बहुत हमेशा रेडी रहते हैं। हम कभी भी बच्चे को खजूर नहीं देंगे, कभी भी बच्चे को ड्राई फ्रूट नहीं देंगे कि ये खाए जो इंस्टेंट बूस्ट देते हैं बॉडी को। अब इवन हम ये देखें कि हम स्कूल बच्चे को भेज रहे थे पहले, या इवन अभी कुछ दिन पहले भी बच्चे स्कूल जा रहे थे, हम उनको लंच में क्या देते हैं? फ्राइज़, नगेट्स, किसी भी ब्रांड के फ्रोज़न देते हैं। उसमें कोई एनर्जी नहीं है और डब्बे की चीज़, चाहे वो दूध है चाहे वो कुछ भी है, वो आपके लिए जहर है। आप अपने बच्चे के लिए खुद एक एक्सपेंसिव जहर खरीद कर ला रहे हैं और फिर उसको दे रहे हैं शौक से कि तुम ये खाओ और बीमारियों की तरफ जाते रहे हैं। एग्जैक्टली। और फिर हम उसको सिखा ये रहे हैं कि वो स्कूल जाए और बाकी बच्चों को भी उस चीज़ में लगाए। मैं तो नगेट्स लेके आया हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स नहीं तुम्हें नगेट्स देते। अगर आपने उसको नगेट्स ही देने हैं, बर्गर्स देने हैं, तो बर्गर पैटी कबाब घर पे बनाए। उसको आपने टॉर्टिलास देने हैं, शॉर्मास देने हैं, उसका मटेरियल घर पे बनाए। बच्चे को पता हो कि मेरी मदर जो है वो इतनी कैपेबल है कि वो हर चीज़ मुझे घर पर आके दे सकती है, तो वो बाहर की डिमांड ही नहीं करेगा कभी भी। सही है। अच्छा, एक और चीज़ भी है यहाँ पर कि हमें कुछ चीज़ों की आसानी है ना, हम नहीं कर सकते हैं इतना काम। ख़ास तौर पे अगर हम देखें, वालिद भी काम कर रहे हैं, वालिदा भी काम कर रही हैं, सुबह उन लोगों ने भी अपनी जॉब्स पे जाना है, बच्चों का भी स्कूल का टाइम वही है। हम उस वक्त कोशिश कर रहे होते हैं कि यार ठीक है, बच्चे को कुछ ना कुछ तो दे दिया जाए। उन लोगों के पास क्या ऑप्शन है कि वो क्या करें? उनका ऑप्शन ये है कि वो प्री प्लानिंग करें।
अच्छा। जैसे हम अपने डाइट प्लान्स को प्री प्लान करते हैं, बच्चों की भी प्री प्लानिंग की जाए। जैसे 5 डेज हैं वर्किंग मदर पेरेंट्स के भी और बच्चों के भी, तो उन 5 दिन का खाना आप पहले ही डिसाइड कर लें कि हमने बच्चों को ये चीज़ें देनी है, ठीक है। इसने इस वीक में ये रूटीन रखनी है। अब जैसे हम कहते हैं मेरा बच्चा पराठा तो खा लेता है लेकिन उसके साथ अंडा नहीं लेता, अब ब्रेकफास्ट में प्रोटीन लेना जो है वो बहुत ज़रूरी है। सही है। क्योंकि इस एज में मसल बिल्डिंग हो रही है, बोन डेवलपमेंट हो रही है, ब्रेन डेवलपमेंट हो रही है, उसके लिए जो कार्ब्स हैं इम्पॉर्टेंट, फैट इम्पॉर्टेंट है, वो प्रोटीन भी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम उसको अंडा नहीं दे पा रहे तो उसका एक बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है, और मैं अक्सर मदर्स को ये कहती भी हूँ, आप सारी दालें मिक्स करें, उनको पानी में बहुत पतला पका लें, और उसके बाद आप अपना आटा जो लाइक आपने गूंदना है उसमें पानी के बजाय वो दाल का मिक्सचर डाल दें। अच्छा, उससे उसको पका लें, तो वो तो आप एक वीक का बना के भी रख सकते हैं, 2 डेज़ का बना के रख सकते हैं। आप वही रोटी जो है बच्चे को बना के दें, ज़रूरी नहीं अगर वो वीट की रोटी नहीं खा रहा तो आप उसको कुछ भी ना दें, आप उसको मकई की रोटी दें, बाजरे की रोटी दें, अच्छा, बच्चों के ज्वार लिए दें। जूसेस का भी हमें बता दें। जूसेस बच्चों से लेके बड़ों बूढ़ों सबके लिए सख्त जहर है, अच्छा, क्योंकि जब हम चाहे वो फ्रेश फ्रूट जूसेस ही क्यों ना हो, सिर्फ उसमें शुगर कंटेंट रह जाता है, जितना भी फाइबर फ्रूट का होता है वो हम उसमें से एक्सट्रैक्ट कर चुके होते हैं, निकल जाता है, और उसके बाद हम बड़े मज़े से कहते हैं मैंने आज ऑरेंज जूस पिया है और मुझे उसकी कैलोरीज का नहीं पता, मुझे उसकी शुगर का नहीं पता, मैंने कितनी इनटेक इकट्ठी कर ली है और अब मेरी बॉडी जो है वो किसी और चीज़ की डिमांड में है भी या नहीं है। अब हम बच्चों को बजाय इसके कि फ्रूट जूसेस दें, हम उनको फ्रोज़न योगर्ट्स क्यों नहीं देते? हाँ जी, कि फ्रूट को ब्लेंड किया योगर्ट के साथ, उसको फ्रीज़ किया, आइस लॉलीज बना लें, उनकी आइसक्रीम्स में ले जाएं। बच्चों को आप वो चीज़ जब तक देंगे नहीं, बच्चों को नहीं पता कि ये मिलती है बाहर या नहीं मिलती। बिल्कुल ठीक है ज़ैनब, बहुत शुक्रिया आइडियाज़ आपका। बहुत अच्छे दिए, सबसे इसी पे पाकिस्तान का parents पैसा को बने। अमल भी करना चाहिए। हाँ, ये आइडियाज़ हैं और थोड़ा सा आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा। बच्चों की अच्छी खुराक जो है उसके सामने ना भी हो सकती हैं, और घर में ही अगर कुछ अच्छा बना के बच्चे को दे दें, मुख्तलिफ चीज़ें दे दें, बच्चा लेकिन घर बिल्कुल में भी बना बाहर के की दें। चीज़ें नहीं फिर खाएगा। और खुद ना लगाएं बच्चे को उस पर, फिर बच्चा घर की चीज़ों की तरफ नहीं आएगा। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।